जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो लेसन नंबर 2 प्रोफिटिक एज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, उसके कुछ अहम वाक़यात, जिसमें लास्ट लेक्चर में हमने हिजरत मदीना को डिस्कस किया था। और उसमें फिर ये हमने देखा था कि जब हिजरत करके हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम मदीना में आ गए तो सबसे पहली ज़रूरत जो थी वो एक स्टेट का क़याम था। तो एक स्टेट के क़याम के लिए जब एक रियासत का क़याम हो गया तो उसके बाद सबसे अहम चीज़ जो होती है वो किसी रियासत का आइन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस रियासत का, जिसकी बुनियाद पर, जिस प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर रियासत ने काम करना होता है, चलाना होता है। तो वो सबसे पहला काम होता है। तो वो पहला काम भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जिसे आज दुनिया मिसाक मदीना, चार्टर ऑफ मदीना, ट्रीटी ऑफ मदीना के नाम से जानती है। और इंसान की तमाम मदव्वन तारीख का सबसे पहला सोशल कंट्रैक्ट के तौर पर वो जानी जाती है। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसी चार्टर ऑफ मदीना को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसकी सिग्निफिकेंस क्या थी? तो इस पे जब क्वेश्चन आता है तो वो दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है कि चार्टर ऑफ मदीना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे बहस करें, इसको प्रूव करें, या इसके बारे में आएगा क्या वाकई चार्टर ऑफ मदीना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एविडेंस दें। एक तो ये क्वेश्चन आता है, इसको हमने ज़रा एक मुख्तलिफ तरीके से लेके चल रहे हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इस्लामिक स्टेट के इस्टेब्लिशमेंट में चार्टर ऑफ मदीना का क्या रोल है। इसको हमने ज़रा एक डिफरेंट सिनेरियो में लेके चलना है। तो ये दोनों सिनेरियो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जब हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि चार्टर ऑफ मदीना ने क्या क्या चीज़ इंश्योर्ड की जिसकी वजह से वो एक बेहतरीन सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहलाया गया। और ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहलाया गया कि आज के यूएनओ में भी उसे वही बुनियादी हैसियत हासिल है जो किसी दौर में इसको हासिल थी। तो ये एक आलमगीर किस्म का, यूनिवर्सल किस्म का चार्टर था जिसने ह्यूमन राइट्स को ना सिर्फ इंश्योर किया बल्कि दूसरी अक़वाम के लिए उसको मिसाल बना दिया। अच्छा, तो अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या थे चार्टर ऑफ मदीना के। तो आप एक कॉपी ले लें, एक बॉल पेन ले लें और ये नोट करते जाएं साथ साथ। ये थोड़ा सा आज की डिस्कशन हमारी लंबी हो जाएगी, बेहतर है इसे साथ साथ लिखते जाएं। तो पहला तो बुनियादी असूल जो चार्टर ऑफ मदीना में था वो ये था कि सुपरमेसी ऑफ अल्लाह, कि सुप्रीम अथॉरिटी जो है स्टेट की वो अल्लाह है। तो आर्टिकल जो है चार्टर ऑफ मदीना का उसमें आता है कि जब कभी तुम में किसी चीज़ के मुतल्लिक इख्तलाफ हो तो उसे अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लुटाया जाएगा। तो पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल यही था कि जो है ना, स्टेट की जो सुप्रीम पावर है वो अल्लाह है। और दूसरा जो था वो ये था कि सुपरविजन एंड लीडरशिप ऑफ डिफेंस अफेयर, कि डिफेंस अफेयर में सुपरविजन किसकी होगी और लीडरशिप किसकी होगी। तो आर्टिकल में जब हम देखते हैं उसके आर्टिकल को तो उसमें ये आता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर कोई भी फौजी कार्रवाई के लिए नहीं निकलेगा, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे वो यहूद हैं, चाहे वो अरब के कबाइल हैं। जो भी ट्रीटी की पार्टी हैं वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर किसी भी किस्म की फौजी कार्रवाई के लिए नहीं निकलेंगे। और फंडामेंटल प्रिंसिपल में तीसरा जो था वो डिस्टिंग्विश्ड स्टेटस ऑफ मुस्लिम उम्मा था, कि मुस्लिम उम्मा का डिस्टिंग्विश्ड स्टेटस होगा, ईमान वाले बकिया लोगों के मुकाबिल बाहम भाई भाई होंगे।
तो ये एक और फंडामेंटल प्रिंसिपल था चार्टर ऑफ मदीना का। और जो चौथा चार्टर ऑफ मदीना का फंडामेंटल प्रिंसिपल था वो था ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज। जो उस वक्त इंटरनेशनल ट्रीटीज थी, बैनुल अक़वामी माहिदे थे, उनकी पासदारी की जाएगी। तो आर्टिकल 56 बनता है ये ट्रीटी का, जिसमें बताया गया था इसी तरह मुसलमानों पर लाजिम है कि अगर उन्हें किसी माहिदा अमन में शिरकत की दावत दी जाए तो वो उसकी मुकम्मल पाबंदी करें, बजुज इसके कि कोई दीन को बुनियाद बनाकर जंग करे। तो उसके बाद हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की तरफ। तो पहला राइट जो चार्टर ऑफ मदीना ने दिया वो ये था, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज द स्टेट मैटर। एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को तहरीरी तौर पर मुनज़्ज़म कॉन्स्टिट्यूशन लेके आया गया। और दूसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था वो ये था, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इक्वालिटी, कि तमाम पार्टीज जो होंगी वो इसकी बराबर की हकदार होंगी और तमाम पार्टीज को वही हकूक हासिल होंगे जो किसी एक पार्टी को। और तीसरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था वो था प्रोहिबिशन टू वायलेट कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी अहद शिकनी नहीं करेगा। अगर कोई अहद शिकनी करेगा तो उसको बराबर सजा दी जाएगी, जैसा वो करेगा वैसा ही वो भरेगा। और इसके बाद नेक्स्ट लीगल राइट्स पे बात की गई थी। ये पहली मुनज़्ज़म और पहली तहरीरी दस्तावेज थी जिसने हर तरह के मसले को, हर तरह के ह्यूमन राइट को जो है ना एड्रेस किया। अब जब हम देखते हैं लीगल राइट्स में देखते हैं तो सबसे पहला लीगल राइट जो दिया गया वो इक्वालिटी इन राइट्स था। ये नहीं था कि कोई भी पार्टी कि किसी के हकूक कम है किसी के हकूक ज्यादा है, नहीं, बराबर के हकूक इन सबको दिए गए थे। इक्वालिटी इन राइट्स था। जिस तरह वो आता है ना एक आर्टिकल में कि बनी नजार के यहूदियों को भी बनी औफ के यहूदियों के बराबर हकूक हासिल होंगे। तो यानी कि कोई भी जो पार्टी है वो बराबर की हकदार होगी। और दूसरा जो लीगल राइट था वो ये था, राइट ऑफ इक्वालिटी इन ओबीडियंस इन लॉ, कि लॉ की ओबीडियंस में भी इक्वालिटी थी, कोई इम्तियाज नहीं होगा किसी पार्टी में, ठीक है ना। और उसके बाद तीसरा जो था, ओबीडियंस टू लॉ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, और बगैर डिस्क्रिमिनेशन के जो है वो लॉ को अवॉइड किया जाएगा। और जो चौथा लीगल राइट इसमें दिया गया वो था, राइट टू कंटिन्यू जस्ट लॉ, कि अदल इंसाफ पर मबनी कवानीन के तहफ़्फ़ुज़ का हक था। और उसके बाद जो आखिरी और बहुत बड़ा लीगल राइट समझा जाता है वो ये था कि ना करदा जराइम से बरात का हक, फ्रीडम फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ अनडन क्राइम्स, जो कोई किसी ने अमल ही नहीं किया वो उसकी सजा क्यों भुगते। तो इसमें बड़े वाज़ेह तरीके से जो है ना इस चीज़ से बरात का इज़हार किया गया था। पहले कबाइल में ये चलता था कि एक ने बंदा मार दिया तो जो है पूरे कबीले को उसका बदला उठाना पड़ता था, नहीं, इसमें ये बात बताई गई थी कि जिसने जो गुनाह किया है उसे ही वो सज़ा मिलेगी, कोई दूसरा उसका हकदार नहीं होगा, ना करदा जुर्मों की सज़ा नहीं दी जाएगी। जब हम लीगल राइट की बात करते हैं तो इसके बाद फिर बात आती है सिविल राइट्स की। सिविल राइट्स को भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किया गया था। जो पहला सिविल राइट इसमें दिया गया वो ये था, राइट ऑफ पॉलिटिकल स्टेट आइडेंटिटी। इस पे जरा गौर करें, राइट ऑफ पॉलिटिकल स्टेट आइडेंटिटी, सियासी और रियासती तशख़्ख़ुस का हक। ये वही बात है जो 1947 में दो कौमी नजरियत की बुनियाद पे हमने पाकिस्तान बनाया कि हम मुसलमान एक अलहदा पॉलिटिकल आइडेंटिटी हैं। ये वाली बात चार्टर ऑफ मदीना में लिख दी गई थी कि अहले ईमान जो है तमाम लोगों के बिलमुकाबिल एक अलहदा सियासी वहदत और कौमियत होंगे। यही वो बात है जो आगे मुस्लिम नेशनलिज्म की बुनियाद बनी। तो ये पहला सिविल राइट दिया गया कि मुसलमान एक अलहदा कौम है और वो अलहदा सियासी वजूद रखते हैं। और जो दूसरा सिविल राइट दिया गया वो ये था, इरेडिकेशन ऑफ स्टेट एनिमीज, जो मुल्क का दुश्मन है, जो स्टेट का दुश्मन है, जो रियासत का दुश्मन है, वो जो है उसका खात्मा किया जाएगा, उसका मिलजुल के खात्मा किया जाएगा जैसे, और क्रैश और उनके मददगारों को पनाह नहीं दी जाएगी।
ये वाज़ेह बात इसमें लिखी हुई थी कि जो क्रैश मुसलमानों के दुश्मन है वो यहूदियों के दुश्मन भी तस्वुर किए जाएंगे और उनको पनाह नहीं दी जाएगी, चाहे वो यहूदी हों चाहे वो मुसलमानों के पास पनाह लें, नहीं, उन्हें कोई पनाह नहीं देगा। ये सिविल राइट दिया गया था रियासत मदीना के शहरियों को। इसके बाद अगला सिविल राइट जो रियासत मदीना के शहरियों को मिला वो था प्रोहिबिशन ऑफ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट, कि रियासत मदीना के जो शहरी होंगे वो किसी भी इस तरह की कॉन्स्पिरेसी में मुलव्वस नहीं होंगे जिसकी वजह से रियासत के शहरियों को नुकसान हो। मसलन कोई भी शहरी कुरैश या मुशरिकीन की जान माल को पनाह नहीं देगा और उनकी खातिर ना किसी मोमिन के आड़े आएगा। यानी कि अगर कोई मुसलमान किसी कुरैश को या मुशरिक के साथ कोई मामला करता है, जंग व जदल करता है, लड़ाई करता है या कोई दुश्मनी करता है, तो रियासत के बाकी शहरी मुसलमान का साथ देंगे, ना कि उस क्रैश का। इस तरह कोई भी कॉन्स्पिरेसी स्टेट के अगेंस्ट नहीं की जाएगी। अगला जो सिविल राइट दिया गया वो ये था राइट ऑफ स्टेट डिफेंस। जब कोई स्टेट पे हमला करता है तो तमाम शहरी बराबर तरीके से स्टेट का दिफा करेंगे, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो यहूदी हैं, और उस वक्त तक जंग करते रहेंगे जब तक मोमिनीन या मुसलमान जंग करेंगे। तो ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के सिविल राइट्स चार्टर ऑफ मदीना में दिए गए, जिस पे जो है यहूद ने भी एग्रीमेंट किया, मुसलमानों ने भी एग्रीमेंट किया और जो इर्द गिर्द के छोटे मोटे कबाइल थे उनका भी एग्रीमेंट था। इसके बाद बारी आती है इंडिविजुअल राइट्स की, जो चार्टर ऑफ मदीना में दिए गए। इंडिविजुअल राइट्स में सबसे पहला राइट जो दिया गया वो राइट ऑफ लाइफ था, जिंदगी का हक था कि हर शहरी को जिंदगी का हक है। तो वो उसके आर्टिकल में आता है कि कोई ईमान वाला किसी ईमान वाले को किसी काफिर के बदले कत्ल नहीं करेगा और ना किसी काफिर को किसी ईमान वाले के खिलाफ मदद करेगा। दूसरा जो इंडिविजुअल राइट था वो था राइट ऑफ लाइफ फॉर माइनॉरिटीज। ये बड़ी बेहतरीन चीज जो आजकल के दौर में हमें जो है देखने को मिलती है कि जो माइनॉरिटीज है उनके साथ बड़ा जुल्म होता है, लेकिन चार्टर ऑफ मदीना में ये गैर मुसलमान को जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था। उसमें आता है कि यहूद में से जो हमारी इत्तबा करेगा उसे मदद और मुसावात हासिल होगी जब तक वो अहले ईमान पर जुल्म का मुर्तकिब ना हो या उनके खिलाफ मदद ना करे। शराइत थी कि अगर कोई यहूदी मुसलमानों के खिलाफ किसी पार्टी की मदद करता पाया गया तो फिर उसे जिंदा रहने का हक नहीं है, लेकिन जब तक ये लोग मुसलमानों की तबाह में रहेंगे, मुसलमानों के साथ रहेंगे, इन्हें भरपूर तरीके से जिंदगी का वही हक हासिल है जो मुसलमानों को हासिल है। इसके बाद जो इंडिविजुअल राइट था वो था राइट ऑफ सिक्योरिटी, अमन सलामती का हक दिया गया। उसके बाद अगला राइट, राइट टू रिटिलिएट द ब्लड शेड, खून रेजी के बदले का हक भी दिया गया था कि अगर कोई खून रेजी होती है, कोई ट्रीटी की पार्टीज को बेहक नाहक कत्ल करता है, तो तमाम ईमान वाले और तमाम दूसरे जो हैं वो उसका इंतकाम लेंगे और कोई उससे पीछे नहीं हटेगा। उसके बाद राइट ऑफ किसास इसमें दिया गया, वो इस ट्रीटी में मेंशन किया गया। फिर राइट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम अनजस्ट फेवरेटिज्म, अनजस्ट फेवरेटिज्म को ख़त्म करने के लिए उसकी प्रोटेक्शन का राइट दिया गया कि कोई फरीक किसी की बेजा हमायत नहीं करेगा। अगर कोई फरीक गलती पे है तो उसे गलत ही कहेगा, ये नहीं कहेगा कि चलें इन्हें माफ़ कर दिया जाए या इसकी हमायत की जाए। ऐसी बेजा हमायत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी समझी जाएगी। और उसके बाद ख़वातीन की प्रोटेक्शन का राइट दिया गया, राइट ऑफ प्रोटेक्शन फॉर वुमेन दिया गया, जिसमें यह बात वाज़ेह तौर पे बताई गई कि किसी औरत को उसके ख़ानदान की रजामंदी के बगैर पनाह नहीं दी जाएगी। अगर पनाह देना ज़रूरी है तो उसके ख़ानदान की रजामंदी होगी। तो ये तमाम जो राइट्स थे ये सारे इंश्योर कराए गए चार्टर ऑफ मदीना में। अब अगर हमें क्वेश्चन आता है कि चार्टर ऑफ मदीना एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, बताएं, तो हम ये सारे राइट्स के तनाजुर में बात करेंगे, या कोई क्वेश्चन आता है कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ आजकल हो रही हैं, इसे चार्टर ऑफ मदीना की रोशनी में बयान करें, या इंसानी हकूक़
को चार्टर मदीना की रोशनी में बयान करें, या यूएनओ के इंसानी हकूक को, ह्यूमन राइट्स को चार्टर मदीना की रोशनी में बयान करें। तो हमने ये सारे राइट्स को बयान करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को लिखना है, और उसके बाद इंडिविजुअल राइट्स को लिखना है, लीगल राइट्स को लिखना है, सिविल राइट्स को लिखना है। ये तो हो गया अगर हमें क्वेश्चन आता है इस हवाले से। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आ जाता होता है कि चार्टर ऑफ मदीना का रोल बताएं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट में, कि जब इस्लामिक स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट हुई तो उसमें मिसाक मदीना ने क्या रोल प्ले किया। पहला तो जब हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे उसकी ट्रीटी ऑफ अलायंस वर्सेस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। देखा जाए तो चार्टर ऑफ मदीना ने इस्लामिक स्टेट के खदोखाल वाज़ेह कर दिए थे, और इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इस्लामिक स्टेट भी कहा जाता है। ये पहला तहरीरी कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है मुसलमान और यहूद मदीना के दरमियान। बाद में इसी ने एक मजबूत इस्लामी रियासत की बुनियाद फराहम की। जब हम ट्रीटी ऑफ अलायंस की बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि इसकी जो पार्टीज थी वो मुहाजिरीन और अंसार एक पार्टी थी और यहूद एक पार्टी थी। जब इन दोनों के दरमियान अलायंस हुआ, एक माहिदा तय पाया, तो एक बेहतरीन किस्म का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड यहूदी भी थे, इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड मुहाजिरीन और अंसार भी थे। और इसने किया क्या आगे इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ने? इस रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ने यहूद, जो कि एक बहुत बड़ा खतरा था मुसलमानों के लिए, एक नौजायदा मुमलिकत बन रही थी, एक नौजायदा रियासत बन रही थी, एक नई रियासत बन रही थी, तो उन यहूद से सबसे ज्यादा खतरा था। क्यों? क्रैश तो मक्का में थे, कुफार तो मक्का में थे, उनसे जंग का खतरा टल सकता था, कम हो सकता था। लेकिन अगर यहूदी क्रैश मक्का के साथ मिल जाते तो फिर वो डबल खतरा हो जाना था। तो यही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि वो ट्रीटी ऑफ अलायंस बना लिया, उनके साथ ट्रीटी ऑफ अलायंस तय कर ली कि हाँ भाई तुम हमारे साथी हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम हमारी मदद करोगे, अगर कुरैश हमला करते हैं तो हम दोनों इकट्ठे उनसे लड़ेंगे। तो अपनी एक साइड सिक्योर कर ली कि हमने जहां रहना है, इधर रहना है, तो यहाँ हमने लड़ना नहीं है उन लोगों के साथ जहां रह रहे हैं। हाँ, अगर कोई वादा खिलाफी करेगा उसको सजा भी मिलेगी, और मिली भी सजा। अच्छा, दूसरा जो एस्टेब्लिशमेंट में रोल है इसका, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ उम्मा, कि एक उम्मा का कॉन्सेप्ट दिया गया, इस्लामिक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया गया। जो चार्टर ऑफ मदीना का आर्टिकल है वो ये बताता है कि मुसलमानों की एक अलहदा पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, एक अलहदा उम्मा के तौर पर पहचाने जाएंगे, और ये कॉन्सेप्ट पहली दफा चार्टर ऑफ मदीना में दिया गया। और यही मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट बाद में, ठीक है, इस पे बड़ी बड़ी इस्लामिक एम्पायर्स कायम हुई, और फिर जब बरसगीर पाको हिंद में हमने देखा कि यही उम्मा का एक जुदागाना तशख़्ख़ुस टू नेशन थ्योरी की सूरत में सामने आया, आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान बना, और इसी की बुनियाद पे हम पाकिस्तान हमने लिया। तो ये एक कॉन्सेप्ट था उसी वक्त से, हिजरत के बाद से, ठीक है, ट्रीटी ऑफ मदीना से ये कॉन्सेप्ट चला। अब आगे जो उसका जो है एक मेन रोल एस्टेब्लिशमेंट में वो आया ट्राइबलिज्म वर्सेस इस्लामिक नेशनलिज्म। क्योंकि जब इधर मदीना में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो सब लोग कबाइल में बटे हुए थे। यहूद के कबाइल अलहदा थे, अंसार के कबाइल अलहदा थे, मुसलमान और महाजरीन के कबाइल अलहदा थे। तो इन सब की कबायली अदावत को ख़त्म करके उन सब को एक लड़ी में जब पुरोया मुसलमानों की, तो वो बन गया इस्लामिक नेशनलिज्म। अब जब इस्लामिक नेशनलिज्म बना तो ना उसमें कोई मुहाजिर था, ना उसमें कोई अंसार था, ना उसमें कोई बद्दू था, ठीक है ना। और ये जो कंसेप्ट आगे चल के एक अजीम उल शान मुसलमानों की सल्तनतें कायम हुई, खिलाफत राशिदा कायम हुई, और उसके बाद बनु उमैया कायम हुई, बनु अब्बास कायम हुई। तो वो एक इस्लामिक नेशनलिज्म का जो है ना साइन समझा गया, ना कि किसी खास कबीले की बर्तरी समझी गई। तो इस कंसेप्ट ने जो है ना कबायली जो है उसको
लड़ाई झगड़े को बिल्कुल दबा के रख दिया था और लोगों की जो है वो एक नए इस्लामिक सिस्टम के तहत उनको आगे लेके गए। अब जो इस्लामिक नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था उसमें जो था कि कॉमन आइडियोलॉजी क्या होगी, इस्लाम, ठीक है, इसके अलावा कोई कॉमन आइडियोलॉजी नहीं है, ना कोई रेस कॉमन आइडियोलॉजी है, ना कोई लैंग्वेज कॉमन आइडियोलॉजी है, ना कोई मदरलैंड कॉमन आइडियोलॉजी है। कॉमन आइडियोलॉजी क्या है, सिर्फ इस्लाम, सीधी सी बात है। अच्छा, अब आगे जो है वो सबसे मेन चीज जो इसमें बताई गई वो इंट्रोडक्शन ऑफ अल्लाह एज ए सुप्रीम पावर, कि हाकमियत आला जो है वो अल्लाह ताला के पास है, इक़्तिदार का मालिक अल्लाह ताला है, इंसान को उसने खलीफा बना के भेजा है, नाइब बना के भेजा है। ये सुपरमिसी ऑफ अल्लाह जो थी ये चार्टर ऑफ मदीना में बयान की गई थी और इसी बुनियाद पे आगे इस्लामी सल्तनत चली कि खलीफा का कंसेप्ट डेवलप हुआ। तो उसके बाद फिर जो खलीफा था वो अपना कानून नहीं बना सकता था, वो अल्लाह ताला के बनाए हुए कुरान पाक और हदीस के मुताबिक फैसले करने को पाबंद था। और यही जो था सुपरमेसी ऑफ अल्लाह, जो अल्लाह ताला की हाकमियत आला थी, इसने इसको इतना मजबूत कर दिया था कि दुनिया के बाकी जो कौमें तबाह हुई हैं उनकी बुनियादी वजह यह थी कि उन्होंने अपने जालमाना कवानीन बना लिए थे। लेकिन मुसलमानों में ये कभी भी नहीं हुआ, जब तक ये हुकूमत रही है इस्लामी कवानीन को हमेशा फोकियत रही है, मुसलमानों पे इस्लामी कवानीन ही अमल दरामद होता रहा है। तो ये सारा इसलिए था कि सुपरमेसी अल्लाह पे यकीन रखते थे और जो बादशाह होगा वो अल्लाह ताला का नाइब तसव्वुर किया जाएगा। आगे जो ट्रीटी ऑफ मदीना से लीडरशिप ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साबित हुई है कि जो भी तमाम कबाइल उधर रह रहे थे, लोग रह रहे थे, जो स्टेट ऑफ मदीना थी, वो सब ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना अमीर मान लिया था, अपना लीडर मान लिया था। जो भी मसला होता था वो फैसला हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। आप तक बात आती थी तो वो आप लोगों का, आपका ही फैसला जो है सबसे बेहतरीन माना जाता था। और कॉन्सेप्ट जो दिया गया कि लीडरशिप का कॉन्सेप्ट दिया गया, ये इसने आगे बड़ा जो है ना इस्टेब्लिशमेंट में रोल प्ले किया। फिर आगे ये जो चार्टर था ये आज़ादी का एक निशान समझा गया। इससे पहले जो थे मुख्तलिफ किस्म की जंजीरों में कैद थे, कबायली जंजीरों में कैद थे, कबायली उसवियत से आज़ादी मिली, ठीक है, पुराने जाहलियत के रस्म व रवाज से आज़ादी मिली। बहुत सारे मामलात में जो है ना, ये बहुत सारे मामलात में बड़ी मुश्किलात थी, लेकिन जब ये चार्टर ऑफ मदीना हुआ तो बहुत सारे मामलात में जो है ना काम ठीक हो गया, इक्वालिटी दी गई, बराबरी दी गई, मुसावात का निज़ाम कायम हुआ। तो इस वजह से जो है ना लोगों ने बड़ा हंसी खुशी इसको कबूल करना शुरू किया। अब यही चीज़ें जब आगे खिलाफत में गई हैं, उसके बाद आगे बनु उमैया में गई हैं, तो लोगों ने इस चीज़ को देख के ही जो ज़्यादातर इस्लाम की तरफ मायल हुए हैं कि भाई यहाँ आज़ादी है, यहाँ हर तरह की आज़ादी है, आप बहुत सारी कैद से आज़ाद हो जाते हो, आपको सिर्फ एक अल्लाह के सामने झुकना है और उसके अलावा बाकी हर तरह के बुत से आज़ादी है। तो इस तरह लोगों ने फिर इसको कबूल किया और उसके बाद जो है इस्लाम की बर्तरी हुई, लोगों ने इस इस्लाम की बर्तरी को कबूल करना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला के रसूल को जो है ना यहूद ने और बाकी कबाइल ने अपना लीडर भी समझा, चीफ जस्टिस भी समझा, उसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी समझा, हर तरह। तो इससे जो है ना इस्लाम को बहुत बर्तरी मिली। हर जो भी ये लोग थे इस तरह ज़हनी तौर पर, फिज़िकली तौर पर और हर लिहाज से मुसलमानों के ताबे हो गए और मुसलमानों को जो है ना अपने इर्द गिर्द के लोगों से जंग नहीं कर। हाँ, वाक़े हुए हैं, बनु कुरैज़ा का वाक़या हुआ है, बनु नज़ीर का वाक़या हुआ है, लेकिन ये कोई बड़ी बगावत नहीं सामने आ सकी। उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लीडर मान लिया जिसकी वजह से इस्लाम को बर्तरी होगी। जब इस्लाम को बर्तरी हुई तो हर तरह के मामलात में उन्होंने जो है इससे रुजू करना शुरू किया। तो कंक्लूजन में जब हम ये बात देखते हैं ना, कंक्लूजन इसका फिर यही निकलता है कि जब इस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रमोलगेशन हुई सिटी स्टेट ऑफ मदीना में, तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आलमगीर लीडर बनकर सामने आए, जो बेयक वक्त एक स्टेट के हेड भी थे, बेयक वक्त उस स्टेट के चीफ जस्टिस भी थे, बेयक वक्त उस स्टेट के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे, बेयक वक्त उस स्टेट के सबसे अजीम लीडर भी थे और बेयक वक्त अल्लाह के नायब भी थे।
तो ये जो एजाज़ात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है यहूद ने भी कबूल किया, बाद में मुशरिकीन ने भी कबूल किया, इर्द गिर्द कबाइल ने भी कबूल किया, तो इसने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना दी इस्लामिक स्टेट की। और यही इस्लामिक स्टेट जो है बाद में फिर 3 बड़े आज़मों तक फैली। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको अगर हमने रीड करना है, चार्टर ऑफ मदीना को CSS के हिसाब से रीड करना है, तो प्रोफेसर हाफिज़ अरशद इकबाल चद्दर साहब की बुक में से मसाके मदीना का टॉपिक ज़रूर रीड कीजिए, उसे स्टडी करें, वो एक अच्छा टॉपिक आपको आपके लिए साबित होगा। उसके अलावा नेट से एक सोर्स है, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर देता हूँ, तो इसको लाजमी देखिएगा, ये भी एक अच्छा सोर्स है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, जो सुलह हुदैबिया के बारे में होगा। और अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी दें, इससे फिर मुझे हौसला मिलता है थोड़ा सा, जो है ना, बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। तो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो है, ट्रूस ऑफ हुदैबिया, सुलह हुदैबिया, नेक्स्ट टॉपिक में फिर हम करेंगे। शुक्रिया।